नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं रामेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। साथियों, आज संख्या पद्धति का जो 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपके लिए 4 वीडियो अपलोड कर दी है और आज की वीडियो में हम जो पिछली 4 वीडियो में हमने जो संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था, उनसे संबंधित आज जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, हम उन सभी प्रश्नों को आज से हम देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। साथियों, आज हम जो प्रश्न करेंगे, जो हमने पिछली 4 वीडियो में जो देखा था, पढ़ा था, जो संख्याओं के बारे में, संख्या के वर्गीकरण के बारे में, उनसे संबंधित आज हम प्रश्न करने वाले हैं। मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों को करने से पहले आप हमारी उन 4 वीडियो को पहले देख लेना, जिससे कि आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकें। क्योंकि अगर आपको यह प्रश्न नहीं आ पाए या कुछ नहीं समझ पड़े तो आप पहले उन वीडियो को अवश्य देखें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हमारा जो पहला प्रश्न है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। साथियों, हमने शुरुआत ही हमने इस प्रश्न से लिया, क्योंकि हम शुरुआत से शुरू सरल से लेके हाई लेवल तक अवश्य प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो सबसे पहली जो वीडियो थी, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। आपको अगर पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 आंसर होगा। तो मैं आपको पहले चलो एक छोटा सा बता देता हूँ कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो साथियों, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। और मैंने इन वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, इनके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ाया था। आशा है आपने वह पिछली वीडियो अवश्य देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लें। ठीक है साथियों, तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इसका राइट आंसर है। अच्छा, अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है हमारा, वो अगला प्रश्न है कि अनरूढ़ में रूट 5 संख्या है। अनरूढ़ में रूट 5 जो ये अनरूढ़ है, इस अनरूढ़ में जो रूट 5 दिया है, यह किस प्रकार की संख्या है, ये पूछा है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है हमारा क्या वास्तविक संख्या है, ऑप्शन बी है हमारा क्या प्राकृत संख्या है, या ऑप्शन सी है हमारा क्या परिमेय संख्या है, या ऑप्शन डी है हमारा कि काल्पनिक संख्या है। तो साथियों, कैसी संख्या है, मैंने आपको इस संख्या के बारे में भी पढ़ाया है कि अनरूढ़ में जो अगर संख्या माइनस की आती है तो वो कैसी संख्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो संख्या है, तो कैसे पता पड़ेंगे। तो देखिए, ये जो संख्या है ये करड़ी में है। क्या हम इसका वर्ग कर सकते हैं? तो करके देखिए, क्या इसका हम वर्ग कर सकते हैं? करके देखो। अगर हम इसको किसी के बराबर मान लें, जैसे के बराबर मान लिया, जब हम इनका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा। जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? अंडरूट 5। जो अंडरूट 5 आया है वो किसके बराबर आया है? के स्क्वायर के बराबर अंडरूट 5 आया है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी घात का यानी कोई वर्ग संख्या का अगर माइनस में यानी ऋणात्मक उत्तर आए, किसी वर्ग का अगर ऋणात्मक उत्तर आए तो वो संख्या कैसी होती है? तो वो संख्या काल्पनिक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है साथियों? काल्पनिक संख्याएं होती है। तो आशा है आपको पता चल गया होगा अब इसका उत्तर क्या है। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी वर्ग में जो माइनस का उत्तर देती है वो सभी काल्पनिक संख्याएं होती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा काल्पनिक संख्या। तो साथी, कैसा उत्तर होगा? काल्पनिक संख्या। मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया है साथी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो को देख लें। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी काल्पनिक संख्या है। मैंने आपको पढ़ाया था कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, हमारा प्रश्न नंबर 3 है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि 3/5 और 0
0.543 एक संख्या है। तो कैसी संख्या है? तो हमसे क्या पूछा है? 3/5। प्रश्न में क्या पूछा है? 3/5 और क्या दिया है? और दिया है 0.543। ये किस प्रकार की संख्या है? ये जो संख्या दी है किस प्रकार की संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या दशमलव संख्या है? तो साथियों, अगर आपको पता है तो आप बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये कैसी संख्या? अच्छा, आपको ये दिख कैसे रही है? ये भिन्न में है और ये दशमलव में है, यही तो है। एक भिन्न में संख्या दी है और एक दशमलव में संख्या दी है। तो मैंने आपको बताया था, अगर जो भिन्न वाली संख्या होती है वो उनको क्या कहते हैं, और जो दशमलव वाली संख्या होती है उनको क्या कहते हैं। मैंने भी आपको ये बताया है। तो पहला ऑप्शन दिया है पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन ए, क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या कहती है, या पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। जो 0 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। और याद रहे, इन संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में सभी संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और ना ये पूरी, ना तो ये भिन्न वाली संख्या बनती हैं और ना ही ये दशमलव वाली संख्या बनती है। यानी हम कह सकते हैं पूर्ण जो संख्या होती है ना तो वो भिन्न की संख्या होती है, ना ही वो दशमलव की संख्या होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन ए तो हमारा कट्टस हो गया, यानी कि ये तो है नहीं। अच्छा, अब ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है हमारा, क्या ये परिमेय संख्या है? अच्छा, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं साथी? परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकें? p/q। अच्छा, p/q कैसे कहते हैं? यानी परिमेय संख्या किसके रूप में लिख सकती हैं हम? p/q। अच्छा, p और जो q है ना, p और q ये पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। ये पूर्णांक होने चाहिए। p और q पूर्णांक है। और दूसरी बात ये है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। यानी परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो जिसको हम p/q यानी भिन्न के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकें? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये भिन्न है? बिल्कुल जी हाँ, ये भिन्न है। तो एक तो पता चल गया। अच्छा, ये जो संख्या है, क्या ये भी परिमेय संख्या है? हाँ। तो हम बता सकते हैं क्या ये परिमेय संख्या है? तो हमने परिमेय संख्या के भी दो भाग देखे थे, वो जो वास्तविक संख्या के भी दो भाग देखे थे। कौन कौन सी होती है? एक ये संख्या और एक दशमलव वाली संख्या। तो क्या ये परिमेय संख्या बन सकती है? बिल्कुल जी हाँ। तो ये परिमेय संख्या भी होती है। यानी परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें। क्या ये भिन्न के रूप में लिख सकती है? जैसे कि 0.543, क्या इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, लिख सकते हैं। इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा। तो ये जो भिन्न, जो इसके रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में बनी है, तो क्या ये परिमेय संख्या बन गई? तो जी हाँ, परिमेय संख्या बन गई। तो यानी ऑप्शन बी हो सकता है। अच्छा जी, और ऑप्शन सी क्या कहता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। किसके रूप में नहीं लिख सकते? p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनका पूरा उत्तर नहीं आता है। कहने का मतलब ये है, अपरिमेय संख्याओं को हम भिन्न नहीं बना सकते। तो ये तो पहले से ही भिन्न है, तो इसीलिए ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता है। और ऑप्शन डी है दशमलव संख्या। ये दशमलव संख्या तो है, लेकिन क्या ये दशमलव संख्या है? ये तो दशमलव संख्या नहीं है, ये तो भिन्न की संख्या है। तो इसलिए ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा फिर? ऑप्शन हमारा बी होगा। कौन सा होगा? बी, यानी कि परिमेय संख्या। तो इसका कौन सा उत्तर है? परिमेय संख्या। आशा है आपको समझ में आया होगा कि साथी इसका जो उत्तर है वो होगा परिमेय संख्या। ठीक है साथियों, अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है हमारा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रश्न नंबर 4 है कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं हैं
अच्छा, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कहा है, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है, क्या वो धनात्मक होती हैं, क्या वो ऋणात्मक होती हैं, क्या वो दशमलव संख्याएं होती हैं, या काल्पनिक या अपरिमेय संख्या होती हैं। देखो पहले हमने आपको पढ़ाया था पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था पूर्ण संख्याएं। साथियों अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो ये प्रश्न तो प्लीज प्लीज आप पिछली वीडियो को देख लें, क्योंकि आपको अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है या आपको इन संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो आपको ये प्रश्न नहीं समझ में पड़ेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए आप हमारी पिछली वीडियो को अवश्य देख लें। तो पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्या हमको पता है, पूर्ण संख्या कहाँ से चलती हैं? वो जीरो से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। ये तो थी पूर्ण संख्याएं। कैसी थी? पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्या जो होती है वो कैसी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं साथियों? प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और ये भी अनंत तक चलती हैं। एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। अच्छा, लेकिन सवाल तो कुछ अलग ही दिया है। इसमें तो ये दिया है धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव। मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बताइए, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी जो गिनतियां शुरू होती हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही अनंत तक चलती हैं। ये कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। तो ये बताइए, इस जीरो को अभी मैं आपको बताऊंगा। ये बताइए, क्या ये ऋणात्मक संख्याएं हैं? क्या ये धनात्मक संख्याएं हैं? क्या ये दशमलव वाली संख्याएं हैं? क्या ये काल्पनिक संख्या है? तो हमको जो दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है? ये सभी संख्याएं कैसी दिख रही हैं? धनात्मक संख्या दिख रही हैं। कैसी संख्या दिख रही हैं? धनात्मक। यानी कि जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं धनात्मक हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं या जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। अच्छा, जीरो कैसी संख्या होती है फिर? देखिए साथियों, जीरो ना तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। इसमें ना तो धन होता है ना ही ऋण होता है। ठीक है साथियों, ये उदासीन होता है अपने आप में, लेकिन जब इसके आगे कोई चिन्ह तो हम नहीं लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं और प्राकृत संख्या होती है वो सभी कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ए सही। तो याद रखना साथियों, एक बात और याद रखना, नोट करके मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? एक चीज और याद रखना, जितने भी, यानी कि मैंने शायद आपको कराया है पिछली वीडियो में कि जितने भी पूर्ण संख्या हुई या प्राकृत संख्या है, जीरो को पूर्ण संख्याओं में जीरो को छोड़ के जितनी भी पूर्ण संख्या हैं और प्राकृत संख्या है वो सभी धनात्मक होंगी। पहली बात तो ये, ना तो वो ऋणात्मक होंगी, ना ही वो दशमलव में होंगी, ना ही वो भिन्न में होंगी, या ठीक है साथियों, ना ही वो काल्पनिक संख्या होंगी, ना ही परिमेय संख्या होंगी। जितनी भी प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है, ठीक है साथियों, तो जितनी भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसी संख्या होंगी? धनात्मक। तो इसका कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि अनुरूढ़ में अनुरूढ़ में 18 और 0.867 के ऊपर 12। देखो ये संख्या है। अच्छा, ये संख्या पूछिए, कौन कौन सी संख्या पूछी है? संख्या क्या दी है? एक तो करड़ी में दी है 18। क्या दी है? करड़ी में 18। और दूसरी संख्या क्या दी है? दूसरी संख्या दी है हमारी 0.867 हाँ 72। और इसके ऊपर बार दिया है, इसके ऊपर बार दिया है। अच्छा, ये पूछी है, ये संख्याएं हैं, कैसी संख्या है? हमारा ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ऑप्शन सी क्या कहता है? काल्पनिक संख्या या परिमेय संख्या। ऑप्शन डी कहता है परिमेय संख्या। तो साथ ये बताइए कि ये कई संख्या है? क्या ये ऑप्शन ए है
क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आपको क्या लगता है? पहले आप चलो इसको देखो, इसको अंडरूट में 18 को, अंडरूट में 18 को, ये कैसी संख्या है आप बता सकते हो? अगर हम इसको देखें तो ये कैसे बना है, ये बना है, हम इसको ये भी करके तो लिख सकते हैं कि नहीं, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 18 को अंडरूट 18 में हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2। अगर ये कैसे लिखा है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि जब हमारा करनी और का जो सब वो चैप्टर आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि ये कैसे चलते हैं। ठीक है, करनी का क्या महत्व होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर, और इसमें जो हमको ये दिख रहा है 9, ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 3 तो आ जाएगी बाहर, 3 बाहर आ गई तो भीतर अंदर क्या बची, अंदर बची 2, क्या बची, अंदर बची 2। अच्छा, ये अब कैसी संख्या बन गई, क्या आप बता सकते हो? क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या कहती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q यानी भिन्न के रूप में लिख सकें। भिन्न के रूप में हम सिर्फ उन्हीं को लिख सकते हैं जिसका हमें उत्तर यानी हल निकाल सके। तो क्या इसका हम हल निकाल सकते हैं? क्या हम इसका उत्तर बता सकते हैं? जी नहीं। तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, ये कैसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यानी हम कह सकते हैं जो अंडरूट में 18 है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय। अच्छा, तो अपरिमेय वाला पहला है, तो यहाँ अपरिमेय कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये कैसी संख्या है, तो इसको भी हम देखते हैं ये कैसी संख्या है। तो हमारा जो दिया है 0.8672 के ऊपर बार, ये कैसी संख्या है, तो इसको हम बता सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले तो ये देखिए, ये डंडा डंडा सा जो दिख रहा है, रेखा सी जो खींच रही है, इसे क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या दर्शा रही है ये, तो साथियों इसे हम कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। तो बार का मतलब ये है वो जितनी संख्याओं के ऊपर लगता है वो उसकी आवृत्ति को बताता है, उसकी आवृत्ति को बताता। आवृत्ति का मतलब होता है कि वो संख्याएं बार बार दोहराती हैं। जैसे कि ये 6 7 2 पर बार है, तो इसे हम इस संख्या को हम ये भी करके लिख सकते हैं कि 0.8672 सॉरी 8 नहीं, ये 8 पे बार नहीं है, ये 6 7 2 पर बार है। कितने पे है? तो यानी 6 7 2 जो है ना, यही आवृत्ति होगी। ये 8 आवृत्ति में नहीं आएगी, यानी 8 का रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो बार है नहीं। जिसके ऊपर बार है वही रिपीट में आएगी, यानी 6 7 2। फिर से हम 6 7 2, 6 7 2, 6 7 2, ऐसे ही ये चलता रहेगा अनंत तक, ऐसे ही ये चलता रहेगा अनंत तक। ये इसका ये मतलब होता है, ऐसे ही ये चलता रहेगा अनंत तक। तो क्या हम इसको वो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं? बिल्कुल, हम इसे भिन्न में बना सकते हैं, हम इसको भिन्न में बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसको भिन्न बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो संख्या है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या आपने कैसे बता दी कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि कह सकते हैं, एक बात और याद रखना, मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि जितनी भी आवृत्ति वाली संख्याएं होती हैं, देखो दशमलव की संख्याएं जो होती है, दशमलव दो तरह से चलता है। जैसे माने चलो और कोई संख्या रिपीट में हो रही है, जैसे कि 2 3 2 3 2 3, ऐसे ही रिपीट में चल रही हो अनंत तक। ठीक है, ऐसे ही रिपीट में चल रही हो, ये 3 3 3 3 दशमलव के बाद 3 3 3, या 0 7 6 9 5 7 6 9 5, ऐसे ही जी अनंत तक चल रही हो। तो जितनी भी आवृत्ति वाली संख्याएं होती हैं, आवृत्ति का मतलब होता है जिनका दोहराव हो दोबारा से, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। कई संख्या होती हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है साथी, समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अगर किसी संख्या के ऊपर बार है, किसी संख्या के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा वो उतनी संख्या ही रिपीट होंगी, उतनी संख्या ही
आवृत्ति होंगी। जैसे कि इसको हम देखें तो ये कैसे लिखी जा सकती है, 0.7। तो 7 के ऊपर तो बार है नहीं, तो ये 7 तो यहीं पर रह जाएगा। और जो जिस संख्या के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, तो 6 का ही रिपीटेशन होगा और ये अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है साथियों, कहाँ तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो ये सभी संख्या कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, हम इनको दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बनाना भी सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में जब हम भिन्न वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, इसका क्या उत्तर था, इसका जो उत्तर था वो कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यानी जो अंडर में 18 है वो तो अपरिमेय संख्या होगी, और जो 0.8672 यानी 672 के ऊपर जो बार था वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है कि किन दशमलव संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, किन दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं फिर, देखो अगला प्रश्न क्या है कि किन दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या वो शांत दशमलव संख्याओं को कहते हैं, क्या अशांत दशमलव संख्याओं को कहते हैं, या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, या अशांत अनावृत्ति वाले दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहली बात तो ये है अपरिमेय संख्या कहते किन्हें हैं, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए पिछली वीडियो को, क्योंकि मैंने जो पिछली 4 वीडियो कराई थी ना, वो उसमें मैंने प्रश्न नहीं कराए हैं, मैंने इससे संबंधित संख्याओं के वर्गीकरण से संबंधित वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ये इन सभी की कंप्लीट थ्योरी बताई है मैंने सॉरी, क्या बताइए, कंप्लीट थ्योरी बताई है। तो आप पहले उस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं तो पहले आप इन वीडियो को देखें, तब इसको अवश्य देखें। ठीक है साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, वो क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि किन दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, किन दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या कहते किन्हें हैं, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें। P/Q का मतलब समझ रहे हो, P/Q का मतलब ये है कि ये भिन्न के रूप में नहीं लिख सकें, एक प्रकार से ये समझ सकते हो, किसके रूप में नहीं लिख सकें, भिन्न के रूप में, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकें। अगर वो इस रूप में लिख जाएगी तो वो अपरिमेय नहीं रहेगी, पहली बात तो ये है। अच्छा अपरिमेय संख्या P/Q में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तो ये नहीं पूछा, इसमें तो ये पूछा है कि किन दशमलव संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं की। लाओ मैं आपको दशमलव संख्याओं के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। देखो दशमलव संख्या कहते किन्हें हैं, हम सभी ने देखी है दशमलव संख्या। देखो पहले दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या किन्हें कहते हैं, पहले देखो जैसे कोई संख्या है 0.7692, ये जो संख्या दी है ये दशमलव है। दशमलव का मतलब होता है किसी संख्या के बाद जो डॉट लगा होता है ना, उसके बाद जो संख्या लिखी जाती है वो दशमलव वाली संख्या कहलाती है। जैसे कि 7926, अगर हम इसके बीच में डॉट लगा दें तो ये कैसी संख्या होती है, ये सभी दशमलव वाली संख्या बन जाती है। अगर ये डॉट ना होता तो ये सिंपल संख्या रहती थी, यानी 7926 संख्या हो जाती है। लेकिन हमने जब इसके बीच में दशमलव लगा दिया है, किसके 2 और 6 के बीच में दशमलव लगा दिया है, इसी जो ये बिंदु सी दिख रही है इसी को हम दशमलव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। तो ये कौन सा नंबर हो गया फिर, 792.6, 792.6, ये तो था दशमलव। अच्छा दशमलव के बाद संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, दशमलव के बाद संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि कोई नंबर है 0 दशमलव, ये जो नंबर दिया है इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर लोग कैसे पढ़ते हैं 0.679, 0.679, लेकिन जो ये पढ़ने का तरीका है ना वो गलत है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं दशमलव के बाद। अगर दशमलव के बाद जितना भी दिया हो तो उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, 0.679,
कैसे पढ़ते हैं 0.679। जैसे कि और दिया हो, जैसे कि ये नंबर जो दिया है उसे कैसे पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर लोग कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 969.7,676 ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन ये गलत है पढ़ने का तरीका, इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 969.7676। यानी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्याएं पढ़ी जाती है ना, वो एक एक करके पढ़ी जाती हैं। कैसे पढ़ी जाती है, एक एक करके पढ़ी जाती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दशमलव के बारे में, कि जो हमारा प्रश्न है कि किन दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले आप दशमलव संख्याओं को देखिए। दशमलव संख्याएं दशमलव संख्या होती कितने प्रकार की होती हैं? देखो, दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूंगा दशमलव संख्या कितनी प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव, दशमलव शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। कैसी संख्या होती है? अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन सी संख्या होती है? शांत दशमलव का मतलब होता है कि ऐसी दशमलव संख्या जो एक समय के बाद खत्म हो जाए, यानी उसका अंत हो जाए, यानी शांत हो जाए, अब खत्म हो जाए, यानी कि वो रिपीट में ना चले, यानी उसको लिखा नहीं जा सके अनंत बार तक। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें, जैसे 0.25, 0.25, यानी कि जिसका जो अंत है वो 5 है, यानी लास्ट संख्या कौन सी आई है? 5 आई है। इसके बाद क्या इसके बाद और संख्या लिखी गई है? नहीं लिखी गई है। तो ये जो संख्या है ना, ये सभी शांत दशमलव है। जैसे कि 8.629, ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है? ये शांत दशमलव है। कैसी संख्या है? शांत दशमलव है। कैसी संख्या साथियों? ये सभी शांत दशमलव है। जैसे एक और उदाहरण ले लें, 9,695.9362। ये जो संख्या है ये शांत दशमलव। क्यों शांत दशमलव है? क्योंकि इसके जो लास्ट दशमलव संख्या है वो है 2, इसका लास्ट कौन सा है? 9, इसका लास्ट कौन सा है? 5। इसके बाद संख्या लिखी नहीं गई है, लिखी तो नहीं गई है, तो यानी इनको हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी एक समय के बाद ये अंत हो जाए, यानी बंद हो जाए, इसका बंद हो जाए। ये तो थी शांत दशमलव। अच्छा, अशांत दशमलव किन्हें कहते हैं? अशांत दशमलव किन्हें कहते हैं? तो अशांत दशमलव संख्या उन्हें कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या उन्हें कहते हैं जो कि रिपीट में चलती रहे, जो कभी खत्म ना हो। कैसी हो? अशांत रहे, यानी जो खत्म ना हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको लेकर बता दूं, जैसे 0.625, 625, 625, ये ऐसे ही चलती रहेगी, अनंत तक चलती रहेगी, इसका अंत नहीं है। ये ऐसी चलती रहेगी 0.625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, ऐसे ही चलती रहेगी अनंत तक। जैसे एक और संख्या ले लें, जैसे कि 9.2373737, ऐसे ही ये भी चलती रहेगी अनंत तक। ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है? अशांत दशमलव है। कैसी संख्या? अशांत दशमलव है। एक और देखो, जैसे कि 9.252510922, ये अनंत तक चलती रहेगी। कई चलती रहेगी अनंत तक। तो ये कई संख्या, ये भी अशांत दशमलव है। क्यों अशांत है? क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है। शांत वाली दशमलव संख्या है वो, उनका तो अंत हो गया था, लेकिन इनका अंत नहीं हो रहा, तो ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है और शांत दशमलव है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये तो थी अशांत दशमलव संख्याएं। तो अशांत दशमलव संख्याओं के भी भाग होते हैं। अशांत दशमलव संख्याओं के भी भाग होते हैं। अशांत दशमलव संख्याओं के कौन कौन से भाग होते हैं? तो ये देखिए, अशांत दशमलव संख्याओं के भाग होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति वाला, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। कई संख्या? दशमलव संख्या, यानी अशांत आवृत्ति संख्या, दशमलव संख्या कैसी होती है? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। और एक होती है अशांत
अशांत अनावृति, अनावृति दशमलव संख्या। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, ये तो अशांत आवृत्ति वाली है। आवृत्ति का मतलब ये होता है, ये जो संख्या होगी ना, एक ऐसी संख्या होगी जो बार बार रिपीट होगी, यानी बार बार वही संख्या आएगी, यानी वही दोहरा के आएगी। जैसे उदाहरण के लिए इसे बता दूं अशांत आवृत्ति वाली को, तो ये होती है जैसे कि 0.76262626, ये चलती रहेगी अनंत तक। देखो, जो संख्या रिपीट हुई है वो कौन सी हुई है? 6-2। कौन सी संख्या रिपीट हुई? 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2, ऐसे ही रिपीट होती जाएगी। ये अशांत भी है। अशांत का मतलब ये अनंत चल रही है लेकिन रिपीट में चल रही है। 6-2 6-2 6-2 6-2 रिपीट में चल रही है साथियों। तो ये अशांत दशमलव है। जैसे एक और उदाहरण लें, जैसे 7.95959595, ये अनंत से चलेगी। 95 95 95 95 95 95 अनंत तक चलती रहेगी। तो ये कैसी संख्या है? ये भी अशांत आवृत्ति वाली दशमलव संख्या। कैसी? आवृत्ति वाली। एक और देखें तो एक और कौन सा ले लो, जैसे कि 9.125 125 125 125, ऐसे ही ये भी अनंत तक चलती रहेगी। तो ये भी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो कई संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। तो आशा है आपको ये तो समझ में आ गया होगा अशांत आवृत्ति। अच्छा, ये तो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या होगी। तो ये अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या कौन सी होती है? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याओं का मतलब होता है, देखो पहले इसमें एक चीज देखो, जो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या होती है ना, इन्हीं के ऊपर बार लगता है। जैसे कि मैं एक और बता दूं, जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी है 625 625, तो ये जो चल रही है ना अनंत तक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं 625 के ऊपर बार। यानी हम कह सकते हैं जितनी भी संख्या रिपीट होती है ना, उन सभी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। यानी जितनी संख्याएं आवृत्ति होती हैं उन संख्याओं के ऊपर हम क्या लगा देते हैं साथियों? बार लगा देते हैं। तो इसके ऊपर बार लग गया, तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। ठीक है साथियों। तो हम अब बात करते हैं अशांत आवृत्ति अनावृत्ति वाला। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो अशांत तो हो लेकिन इसका कोई रिपीट नहीं हो, कोई संख्या रिपीट ना करे, यानी कोई सी संख्या का दोहराव न हो। जैसे कि मैं लिख दूं ऐसे 0.101 001 0001 00001, ये अनंत तक चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है, देखो कोई संख्या रिपीट है क्या? आप कहोगे इसमें एक एक रिपीट है, तो लेकिन एक नहीं है, एक रिपीट नहीं। देखो, एक के बाद 0 है, फिर 0 के बाद 1 है, फिर 1 के बाद 0 0 है। तो अगर ये रिपीट होती तो इसका मतलब ये है कि जो एक ये वाली 0 है तो इसके पास आना चाहिए था, एक आना चाहिए था, और जो 0 है इसकी जगह पे 0 आनी चाहिए थी। फिर समझ में आ रहा मेरे साथियों? तो कहने का मतलब ये है, जो संख्या दिख रही है क्या ये रिपीट में चल रहा है? कोई नंबर नहीं चल रहा है, तो ये अशांत अनावृत्ति वाला दशमलव है। जैसे और भी नंबर देखो, 0.97626359567, ऐसे ये अनंत तो चलता रहेगा। तो क्या इसमें भी कोई संख्या रिपीट चल रही है? कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो अब हम कह सकते हैं ये जो संख्या है ना, ये ही अशांत दशमलव अनावृत्ति वाली होती है। और इन्हीं संख्याओं को क्या, इन्हीं अशांत अनावृत्ति संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा साथियों? ये जितनी भी अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। मैंने ये पूरा चार्ट से बताया है, लेकिन हमारा प्रश्न अगर मैं बताता तो मैं यहाँ तक बताया था कि किन संख्याओं को कहते हैं? अशांत। यानी हम कह सकते हैं जो ये हमारा जो प्रश्न दिया है, अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या दिया है कि किन दशमलव संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो साथियों अब बताइए किन दशमलव संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं? तो क्या हम शांत दशमलव संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या? जी नहीं, ये तो शांत होगी, तो इनको तो हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्या हम अशांत दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं? अशांत दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्या इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अशांत
आवृत्ति वाली दशमलव संख्याएं भी आती हैं। कौन सी संख्याएं आती हैं साथियों? अशांत आवृत्ति वाली भी संख्याएं आती हैं। और अशांत आवृत्ति वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती है साथियों? ये सभी परिमेय संख्या होती हैं, तो इसलिए ये तो उत्तर नहीं हो सकता। अच्छा, और कौन सा है अशांत अनावृत्ति वाला? तो जी हाँ, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, अशांत अनावृत्ति वाला जो दशमलव संख्या होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो रिपीटेशन है वो होती नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट होकर आ रहा हो, यानी इसका दोहराव हुआ हो। आशा है आपको समझ में आ जाए होगा। तो इसी को हम अशांत अनावृत्ति वाली संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, अच्छा, अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि 4/5 और 5/9 को कहते हैं। देखो साथियों, मैं जो आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ ना, मैं चाहता तो आपको इनको टिक लगाकर खत्म कर देता, लेकिन मैं आपको एक एक डिटेल से आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए इन प्रश्नों में देर लग रही है। कहीं ये मत समझना ये तो कितने लंबे प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न लंबे नहीं है, ये समझाने में आपको देर लग रही है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आज पहले इनको देख लेना, ठीक है, तब इनको समझ लेना। अगर कोई नहीं देख पाया है तो वो भी इस प्रश्नों को आसानी से समझ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि 4/5 और 5/9 को कहते हैं। 4/5 और 5/9 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक है, या पूर्ण और प्राकृत संख्या है? तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, जिनको हम क्या कर सकें? भिन्न के रूप में लिख सकें। तो क्या ये भिन्न है? जी हाँ, ये 4/5 और कितना है? 5/9, 5/9, क्या ये भिन्न के रूप में लिख रही हैं? जी हाँ, p/q के रूप में लिखा गया है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिखिए कि नहीं? बिल्कुल जी हाँ, 5/9 और 4/5 ये p/q के रूप में लिखिए। तो यानी कि ये ऑप्शन, इसका कौन सा उत्तर होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी परिमेय संख्या। ठीक है साथियों, अपरिमेय संख्या हो नहीं सकता। पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्णांक संख्या वे होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या चलती है और इसमें जीरो भी आती है। ठीक है साथियों, पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या चलती हैं और जीरो भी आती है। पूर्ण और प्राकृत संख्या मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि किन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं? हाँ, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं? किन संख्याओं को कहते हैं साथियों सम संख्या? आप तो जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? क्या 2m को कहते हैं, या 2m+1 को कहते हैं, या और सी जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है? m या m+1 किसको कहते हैं? अब सम संख्या किन्हें कहते हैं? मैंने भी आपको बताया सम संख्या क्या होती है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं सम संख्या किन्हें कहते हैं। सम संख्या उनको कहते हैं जिसमें हम 2 का भाग दे दें, जिसमें हम 2 का भाग दे दें। ये तो थी हमारी बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसे पेपर में ऐसे नहीं होता है। पेपर में ऐसे नहीं आता कि जिसमें 2 का भाग दे दो वो सम संख्या कहलाएगी। नहीं, कह सकते हैं कि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकें। 2 का मल्टीपल समझ रहे हो? 2 का मल्टीपल का मतलब होता है 2m। जितनी भी सम संख्या है वो 2m के रूप में लिखेंगी। ये 2m है, ये पूरा मल्टीपल है 2 का। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसके रूप में लिख सकते हैं? 2m, यानी 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सम संख्या जब बताई थी पिछली वीडियो में, मैंने आपको बता दिया कि 2m कैसे आता है, आप उसको अवश्य देख लें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि 2m+1 के रूप से बनी संख्याएं होती हैं। कौन से रूप से? 2m+1, 2m+1, 2m+1। देखो आप इसमें भी समझ सकते हो, सम संख्याओं को भी समझ सकते हो। और इसके बाद जो ये संख्या बनी है ये किस संख्या को कहते हैं? ये जो संख्या दी है ना, ये क्या है?
पहले हम 2m+1 को समझ सकें। देखो इससे पहले अगर मैं इसमें से 2m+1 में से इसको हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, ये आपको क्या दिख रहा है? जस्ट अभी मैंने पहले बताया था कि ये क्या है, ये एक सम संख्या है। कई संख्या है, सम संख्या। ये सम संख्या कैसे है? देखो मैं बताऊं सम संख्या कैसे है। एम की जगह पे कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लो। एम की जगह पे कोई भी नंबर ले लो। ये जो हमारा एम है ना, ये हमारा मल्टीपल दर्शाता है, यानी इसको हम कितना भी मल्टीपल संख्या ले लें, कोई भी नंबर ले लो एम की जगह पे कोई भी, वो सभी संख्या कैसी होंगी? सम संख्या होंगी। जैसे मैंने ले लिया 2, एम की जगह पे मैंने ले लिया 8, एम की जगह पे मैंने ले लिया 8, लेकिन इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या किसका चिन्ह लगेगा? गुणा का चिन्ह लगेगा। किसका लगेगा? गुणा का चिन्ह लगेगा। तो गुणा का जब चिन्ह लगा दिया तो ये कितना बन गया? 16। तो क्या बताइए, ये 16 सम संख्या है या नहीं? बिल्कुल सम संख्या है सर। अच्छा अगला, जैसे कि मैंने ये और संख्या ले लिया, मैंने 2 के साथ ले लिया 20। क्या ले लिया? 20। तो 20 क्या ये सम संख्या है? देखो 40, ये जी हाँ, ये भी सम संख्या है। मैंने एम की जगह पे और नंबर ले लिया, जैसे मैंने एम की जगह पे ले लिया 3। क्या ले लिया? 3। तो ये जो संख्या बनेगी 6। तो क्या ये सम संख्या है? जी हाँ, ये भी सम संख्या है। तो कह सकते हैं जो 2m के रूप में जो जितनी भी संख्या लिखी जाती है ना 2m के रूप में, वो सभी संख्याएं सम होती हैं। कैसी होती है? सम होती हैं। ये तो थी सम संख्या। क्या थी? सम संख्या। देखो आपको सम संख्या भी बता दी। और अब जो दिया है वो दिया है 2m+1। क्या दिया है? 2m+1। अच्छा मैंने आपको जब ये बताया था 2m, यही तो बताया था 2m। 2m क्या संख्या है? सम संख्या है। अगर हम सम संख्या में एक जोड़ दें, सम संख्या में एक जोड़ दें तो वो कई संख्या बनेगी। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, अगर एक जोड़ दें तो वो कई संख्या बनेगी। जैसे मैंने कोई भी सम संख्या ले ली 12। क्या? 12 ले ली है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? एक जोड़ दूं तो ये कई संख्या बनेगी? ये 13 हो गई। अच्छा ये 13 आपको क्या दिख रहा है? ये एक विषम संख्या है। 13 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। क्या इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा या 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? नहीं। यानी आप ये भी समझ सकते हो कि सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जो शेषफल आता है वो 0 आता है। कैसा आता है? शेषफल 0 आता है। क्या इसमें शेषफल 0 आएगा? जी नहीं। तो इसीलिए ये कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है। क्या है? ये विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं जो 2m+1 है ये एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है साथियों? ये एक विषम संख्या है। तो इसका कौन सा उत्तर होगा? तो इसका जो उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा कि संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अच्छा, संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्या प्राकृत होती हैं, या पूर्णांक होती हैं, या परिमेय संख्या होती हैं? मैंने आपको बता दिया है, अभी कुछ टाइम पहले बताया था। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? ये तो उत्तर हो नहीं सकता। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? जो 0 से शुरू होती है उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें तो ऋणात्मक में भी पूछा है, तो यानी पूर्ण संख्या ऋणात्मक तो होती नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, मैंने ये भी बताया था जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सभी धनात्मक होती हैं लेकिन ऋणात्मक नहीं होती, तो ये भी उत्तर गलत हो गया। यानी प्राकृत संख्या तो ऋणात्मक होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अपरिमेय संख्या। कैसी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? जिनको हम भाग के रूप में ना लिख सकें, भाग के रूप में ना लिख सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी p/q के रूप में ना लिखें, तो यानी ये तो हो नहीं सकता है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्णांक। पूर्णांक किन्हें कहते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिसमें हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल करते हैं। यानी पूर्णांक में कौन कौन सी आती हैं? एक तो धनात्मक आती हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक धनात्मक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक कहलाती हैं। और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक, कौन सी? ऋणात्मक, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और इसमें एक 0 को भी शामिल करते हैं। 0 ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, तो ये भी कई संख्या होती है, इसको भी हम पूर्णांक में शामिल करते हैं। तो यानी ये सभी संख्या कहलाती हैं
पूर्णांक होती हैं, यानी पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक में भी आती हैं और जीरो भी आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकती, वे उन संख्याओं को क्या कहते हैं? तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? यानी संख्या रेखा कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, ये संख्या रेखा ये होती है। देखो ये हमारी संख्या रेखा है, इस पे 0, ये हमारी संख्या रेखा है, 1 2 -1 -2 ऐसे ही चलती रहती हैं, ये भी चलती रहती है। इधर 0 के दाएं तरफ प्लस की संख्या होती है और बाएं तरफ माइनस संख्या होती है। मैंने आपको कंप्लीट तरीके से मैंने संख्या रेखा के बारे में बताया है, कंप्लीट तरीके से। तो ये तो हमारी संख्या रेखा है। तो अब इस पर क्या पूछा है? इस पर पूछा है कि वे संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, हम किन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते? तो बताइए, क्या वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं? बिल्कुल जी हाँ, ये जितनी भी संख्याएं दिख रही है ना, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। क्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं? यानी अगर वास्तविक संख्या है तो जाहिर सी बात है पूर्णांक संख्याएं भी ये है। अभी हमने पढ़ा था जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है वो सभी पूर्णांक होती है, जितनी भी धनात्मक होती है वो भी पूर्णांक होती है और जीरो भी पूर्णांक होती है। तो यानी ये तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। क्या ये अपरिमेय संख्याएं हैं? देखो साथियों याद रखना, अपरिमेय संख्या भी इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, यानी ये इस वो भी संख्या रेखा का ही भाग होती है। तो यानी ये भी उत्तर नहीं है। तो कौन सा उत्तर है? जो इसका जो उत्तर है वो है काल्पनिक संख्याएं। कैसी संख्या? काल्पनिक संख्याएं, यानी काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। या उदाहरण के लिए ले लूं मैं, उदाहरण के लिए जितनी भी संख्याएं हैं ना अनुरूढ़ में माइनस की, जितने भी अनुरूढ़ में माइनस की संख्या होती हैं वो सभी काल्पनिक संख्या होती हैं और इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है साथी? तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इसका कौन सा उत्तर होगा? इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि विषम संख्या और सम संख्या का योग क्या होता है? अच्छा सवाल है। यानी विषम संख्या और सम संख्या का योग, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। माने चलो एक विषम संख्या ले लूँ 6। ऐसे संख्याओं को देखो साथियों, ऐसे संख्याओं को, ऐसे सवालों को हम उदाहरण के तौर पे कर सकते हैं आसानी से। एक हमने विषम संख्या ले ली और एक ले ली हमने सम संख्या, कोई भी सम संख्या। मैंने अभी बताया था सम संख्या विषम संख्या कैसे कहते हैं। तो पहले विषम संख्या लूँ, सॉरी ये विषम संख्या है जैसे 5, और एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। अच्छा हमने विषम और सम संख्या ले ली, अब इनका क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब जोड़ करना है इनका। अगर जिनका जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा? 7। तो ये बताइए ये जो 7 आ जाए, क्या ये सम संख्या है या ये विषम संख्या है? तो हम कह सकते हैं ये कई संख्या है, ये एक विषम संख्या है ये। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सम संख्या तो हो नहीं सकता। इसका जो क्या सी उत्तर हो सकता है, या कभी सम या कभी विषम? तो और भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि 11 प्लस 6 बराबर कितना होता है? 17। देखो अब भी विषम आया है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे कि 37 प्लस 18। 37 प्लस 18 यानी ये एक विषम संख्या है और ये एक सम संख्या है। 37 प्लस 18 कितना होगा? 5 5 55 हो गया। तो क्या ये विषम संख्या आई है? ये भी विषम संख्या आई है। तो हम कह सकते हैं ना, कभी सम तो कभी विषम, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमेशा विषम ही उत्तर आता है। यानी अगर हम विषम संख्या और सम संख्या को लेके जोड़ेंगे, उनका योग करेंगे तो हमेशा कैसा उत्तर आएगा? तो वो सम संख्या उत्तर, वो सॉरी विषम संख्या उत्तर आएगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, यानी विषम संख्या। ठीक है साथियों, ये आपको नहीं समझ में आया है तो हमें देख लेना पिछली वीडियो को, उसमें भी बताया मैंने ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि 12 5 माइनस के 9 8 0 और माइनस के 18 संख्याएं हैं। ये सभी संख्या कैसी संख्याएं हैं? तो भी हमने बताया था इसमें कैसी कैसी संख्या दी है, यानी 12 दी है और कौन सी दी है? 5 दी है और कौन सी दी है? -9 दी है
और कौन सी दी है, 8 दी है, एक 0 दी है, और एक कौन सी संख्या दी है, और एक -18 दी है। अच्छा, ये पूछा ये कैसी संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है, बताओ। 12 प्राकृतिक है, जी हाँ प्राकृतिक है। 5 भी प्राकृतिक है। क्या -9 प्राकृतिक संख्या है, जी नहीं, क्योंकि माइनस संख्या प्राकृतिक नहीं होती, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी धनात्मक होती है, वो ऋणात्मक नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। क्या ये पूर्ण संख्या है, 12, जी हाँ पूर्ण संख्या है। 5 भी पूर्ण संख्या है। -9, क्या ये पूर्ण संख्या है, जी नहीं, यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो भी धनात्मक होती हैं। 0 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी तो इसका है नहीं। क्या पूर्णांक संख्या है, देखो 5, 12 बिल्कुल पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक और 0 तीनों को शामिल किया जाता है। अभी हमने पिछली बार पढ़ा था, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, और 0 भी आती है। तो वो संख्या कैसी होती है, वो सभी पूर्ण संख्या होती है। क्या ये परिमित संख्या है सभी, हाँ जी हाँ परिमित संख्या है। देखो अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका उत्तर कौन सा है, या तो सी लगाओगे या बी लगाओगे। देखो जो जितने भी पूर्ण संख्या है वो परिमित संख्या है, परिमित संख्याओं को ही हम पूर्णांक में भी रख सकते हैं, यानी जितने भी पूर्ण संख्या है वो सभी परिमित संख्या होंगी। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सॉरी पूर्णांक संख्या है वो सभी कैसी संख्या होंगी, परिमित संख्या होंगी। लेकिन ये परिमेय संख्या का ही भाग है पूर्णांक, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि परिमेय संख्या। अगर ऑप्शन नंबर सी इस ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन सी इसका उत्तर ना हो, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया हो, तब हम इसका उत्तर डी रखेंगे। कौन सा उत्तर आएगा फिर, डी आएगा। कब आएगा डी, जब ऑप्शन सी इसमें ना हो, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसमें ना हो तो तब हमारा उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। यानी ये परिमेय संख्या भी है, याद रखना सभी संख्याएं परिमेय संख्या भी है, लेकिन परिमेय संख्या से पहले ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसका लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ऑप्शन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कौन सा प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 में दिया है, एक नंबर दिया है 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.0001, ये ऐसे ही चलती गई है। इसके बारे में पूछा है ये संख्या कैसी है, क्या ये परिमेय संख्या है। देखो अभी हमने पिछली बार अभी कुछ टाइम पहले जब हम अभी पिछला जो प्रश्न देखा था दशमलव अशांत वाला अपरिमेय संख्या की, तो क्या मैंने आपको ये उदाहरण देके नहीं बताया था। ये आपको दशमलव संख्या दिख रही है, अच्छा दशमलव संख्या मैंने बताई थी शांत और शांत, क्या ये शांत संख्या है, जी नहीं, ये अनंत तक जा रही है लेकिन शांत तो नहीं है। क्या ये अशांत संख्या है, बिल्कुल अशांत है। अच्छा अशांत में भी मैंने आपको बताया था, क्या ये आवृत्ति वाला शांत है। देखो आवृत्ति हो रही है क्या, 0.1 0.01, देखो आवृत्ति यहाँ से तो नहीं हुई है, क्या यहाँ से हो रही है, यहाँ से भी नहीं हो रही है, 0.01, इसमें भी आवृत्ति नहीं हो रही है। आवृत्ति का मतलब दोहराव नहीं हो रहा है, यानी कोई संख्या रिपीट में नहीं आ रही है, तो यानी ये अशांत आवृत्ति वाला नहीं है। तो कौन सा बचा, ये अनावृत्ति वाला। कौन सा है, ये अनावृत्ति वाला है। अगर अनावृत्ति वाला है तो वो संख्या कैसी होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। मैंने अभी पिछली बार बताया था, अभी कुछ टाइम पहले, यानी जितनी भी अनावृत्ति वाली दशमलव संख्या है वो कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यानी इसका उत्तर जो होगा तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर, सही उत्तर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कई संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, साथ ही याद रखना। हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि संख्या रेखा शुरू होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, संख्या रेखा, यानी ये हमारी संख्या रेखा है। इसका पूछा है शुरू कहाँ से होती है, जैसे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, क्या ये 0 से शुरू होती है, जैसे ये 0 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या ये 0 से शुरू हो रही है, तो हम कह सकते हैं 0 से शुरू नहीं हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रही है, -1 -2 -3 ऐसी चीज चलती रह रही है। तो आप बता सकते हैं क्या ये 0 से शुरू हो रही है, जी नहीं, 0 तो बीच में आ रही है, तो यानी 0 तो शुरू नहीं हुई है। अच्छा ये 2 कट गया। क्या ये 1 से शुरू हुई है, 1 भी बीच में आ रहा है, जी नहीं, 1 से भी शुरू नहीं हुई है। तो क्या ये अनंत से शुरू हुई है, देखो अनंत, जी हाँ
देखो अनंत से शुरू हो रही है, यानी हम कह सकते हैं अनंत से आ रही है और अनंत पर खत्म हो रही है, यानी अनंत से शुरू हो रही है और अनंत पर ही खत्म हो रही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको यह प्रश्न समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इससे संबंध कंप्लीट थ्योरी आपको बता दी है। तो आप पहले उनको देख लें फिर इसको देखें, तो आशा है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और अगली वीडियो में हम फिर देखेंगे, जो कल की वीडियो आएगी उसमें हम कंप्लीट अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। अब जो हमारी सीरीज चलेगी वो कुछ प्रश्नों पर चलेगी इससे संबंधित, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।